बिहार के गोपालगंज में एक हौलनाक कश्ती हादसा हुआ है। गोपालगंज और बेतिया जिले के दरमियान गंडक नदी में कश्ती हादसे में 20 से ज्यादा अफराद लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल बेतिया और गोपालगंज इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंच गई है और मकामी गौताखोरों के जरिए लापता अफराद की तलाश जारी है। अब तक एक खातून की लाश बरामद की गई है, जबकि 9 लोगों को बचा लिया गया है। गोपालगंज की तरफ के लोग जा रहे थे गन्ना काटने के लिए, गन्ना लाने के लिए, तो वो ट्रैक्टर लगा के रखे थे। ड्राइवर की बेध्यानी से ट्रैक्टर अंदर चला गया, नदी में जंप कर गया नाव से, तो ये दुर्घटना हुई है। किस जगह घटना हुई है? कितने लोग डूबने की आशंका है? ये आशंका जो ट्रैक्टर के, बाकी लोगों की तो बात नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर के जो चालक जो बैठे हुए थे उनके बारे में पता चल रहा है कि वो ट्रैक्टर के साथ के अंदर चले गए हैं। हमर सास रहिए नाई पहुँचात रहिए, नाई डूब गइल, नहीं मिली वो? नहीं की मिलल। जात रहिए वो पार में, काम करती थी खेत में? काम करे जात रहिए खेत में, मजूरी करे जात रहिए। कैसे बच गई आप? गाजन के बरईपट्टी गांव के भी कुछ लोग लापता। ये सब बनियाई करने जा रहा था लोग, नाव पर जैसे चढ़ा, उस पर टॉली भी लोड था, टॉली आगे जाके गिर गया नदी में, उसी से हादसा हुआ है। किस जगह पे हुआ है हादसा? भगवानपुर। ट्रॉली पर कितना लोग सवार थे? ट्रॉली पर कितना लोग सवार थे? बहुत 25-30 आदमी है उस पर, अभी तो 1 लाख मिला है और पता नहीं है कितना आदमी कहाँ है, तो उसका खोजैया नहीं हो रहा है। थाना कहाँ पड़ता है आपका? थाना जादवपुर। आपका नाम? संजीत कुमार कुशवाहा। अभी कहाँ आए हुए आप? सदर अस्पताल गोपाल के बरईपट्टी गांव के भी कुछ लोग लापता हैं। अभी हम मौजूद हैं बरईपट्टी गांव में, जहां कुछ लोग नाव से किसी तरह से बचकर बाहर निकले हैं। उनसे हम बात करते हैं जो चश्मदीद है। जात ने सामने के बनियारी करे, टाली डुगुर गल, बीच नदी में चल गइल, ओहि में सारी लोग दबा गइल, साजा निकल गइल, सारी लोग वही में नदी में मर गइल बा लोग। किसी का लाश भी मिला है? हाँ, एक जना का मिलल बा और जनी सारी जनी ओहि में दबा गइल बा लोग टाली के नीचे, नहीं के मिलत लाश। कैसे आप कैसे बाहर निकले? हमनी का बीच नदी में पवाड़ के जात रहनी सन, तो लोग ही का अलल हो गए हमरा के। हाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमार संगीता देवी नाम। आप भी नाव पर थे, कैसे निकले बाहर? हम टाली बा अंदर गइला, बस हम पवाड़ के निकल गइल हैं। पौड़ कर बाकी लोग लापता भी अब बाकी लोग सब के ओहि में डूब गए। कितने लोग थे नाव पर? 30 आदमी 40 आदमी रहनी है सब। कैसे हादसा कैसे हुआ? गए ना गाना बंद करे, बस चाबी मेर देना, बस नाई चल गए बीच नदी में। आप लोग नदी उस पार क्या करने जा रहे थे? जाते नहीं से कमाए। प्रतिदिन जाते हैं आप लोग? कुछ लोग लापता भी हैं? कुछ लोग लापता बटो। किनकी लाश मिली है? राजकरम बिन के मेहरारू के। क्या नाम है उनका? राजनी देवी। आपका नाम? सीमा कुमारी। तो ये बरईपट्टी गांव के वो ग्रामीण है जो नाव पर सवार थे और ये चश्मदीद है। हालांकि अभी भी इस गांव के एक व्यक्ति लापता है और एक महिला का जो शव है वो बाहर निकाला गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। मुल्क में मौलिक कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के दरमियान कमर्शियल पैसेंजर सर्विस की मअतली को 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने अपने सर्कुलर में वाज़ेह किया कि परवाज़ों की मअतली से कार्गो और DGCA की मंजूरी शुदा परवाज़ों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले DGCA ने 31 जनवरी तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की खिदमात को मुअत्तल करने का फैसला किया था। बिहार में कोविड से हुई मौत से मुताल्लिक सरकार के आदाद शुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि बक़िया रियासतों के मुकाबले यहाँ मौत की शरह कम रिकॉर्ड की गई है। अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत ऐसे खानदान तक पहुंचे और उन्हें माशी मदद पहुंचाए। बिहार सरकार के आदाद शुमार के मुताबिक रियासत में कोविड से सिर्फ 13,250 अमवात हुई हैं और इनमें से सिर्फ 11,095 खानदान मुआवजे के लिए फॉर्म भरा है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी कोर्ट की समाअत में ऑनलाइन पेश हुए थे। मुल्क में फिर कोरोना वायरस का दायरा वसी हो रहा है। पिछले 3 दिनों से कमी के बाद आज फिर कोरोना मामलों में इजाफा देखा गया। 24 घंटों में कोरोना के 2,82,970 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि इसी असना में 441 अफराद की मौत हो चुकी है। वहीं एक दिन में 1,88,000
157 मरीज सेहतियाब भी हुए। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ वैक्सीन के डोज का निशाना अबूर करने पर एलजी मनोज सिन्हा ने मुबारकबाद दी। उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टरों और नर्सों के मुकाबले में उनके किरदार को सराहा है। कल पंजाब में ईडी ने लुधियाना और मोहाली समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे थे। एजेंसी की टीम रेत की गैर कानूनी कानकनी के मामले में कार्रवाई की। एजेंसी ने जिन मकामात पर छापे मारे थे उनमें पंजाब के वज़ीर आला चन्नी के रिश्तेदार का ठिकाना भी है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने मजीद जानकारी दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा रेत माफियाओं के खिलाफ पंजाब में जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई लोकेशन पर छापेमारी की गई, उस छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई संदिग्ध तौर पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जानकारी और कई प्रॉपर्टी दस्तावेज मिले। और इस मामले में जब विस्तार से खंगाला गया तो पता चला कई ऐसे संदिग्ध ट्रांजैक्शंस भी मिले हैं जिसमें कि कुछ राजनेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि वो राजनेता कौन है उस मामले में कोई औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि और इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कई ऐसे लोगों के साथ भी ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिली है कि जिस तरह से इस मामले में एक प्रमुख आरोपी कुदरतदीप और भूपेंद्र के बारे में ये जानकारी मिली है कि एक कुछ कंपनी भी ऐसी बनाई गई थी जिसमें ये दोनों संयुक्त तौर पर डायरेक्टर के पद पे थे, लेकिन उस कंपनी से बहुत ज़्यादा कारोबार नहीं होता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन पैसे का ट्रांजैक्शन जरूर होता था। तो किस तरह से कारोबार करते थे, किस तरह से कंपनी में इन दोनों की भूमिका रही है, ये भी खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, छापेमारी के दौरान रकम बरामद किया गया था वो बढ़कर अब 10 करोड़ हो चुका है। 10 करोड़ अब समझा जा सकता है कि मुख्य आरोपी भूपेंद्र जो है, जो जिसका एक पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ में कनेक्शन, उसका जो रिश्तेदार बताया जा रहा है, उसके घर से कुल जो रकम बरामद किया गया है वो 8 करोड़ की रकम बरामद की गई है। और इसके साथ ही दूसरा जो अन्य आरोपी है कुदरतदीप, उसके आवास से 2 करोड़ की रकम बरामद की गई है। भूपेंद्र का जो 2 आवास है, उन दोनों आवास पे जो छापेमारी की गई थी वहीं से 8 करोड़ रुपए की रकम बरामद किया गया है। निश्चित तौर पे केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में तफ्तीश करेगी किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यहाँ बन रहा था, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी, और जिस तरह से यहाँ पर करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगा है। इस मामले में जब विस्तार से पूछताछ की जाएगी तो निश्चित तौर पर इस मामले पर कई बड़े खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के कौल-ओ-फ़िल में तजाद को आलमी प्लेटफॉर्म पर बारहा उजागर किया है। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल सफारतकार टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि 1993 मुंबई दहशतगर्द हमलों के मुलज़मीन को पाकिस्तान में पनाह दी गई और 5 सितारा होटल में उनकी मेहमान नवाजी की गई। हिंदुस्तान का इशारा दाऊद इब्राहिम की तरफ था। हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा बैठा है। हिंदुस्तान का कहना है कि दहशतगर्दी और आलमी सतह पर मुनज़्ज़म जराइम के बीच रवाबित की शनाख्त की जानी चाहिए और इस मसले से सख्ती से निमटना चाहिए। गोवा में एनसीपी और शिवसेना की महाविकास अघाड़ी बनाने की कोशिश आखिरकार नाकाम हो गई। शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस को मनाने में नाकाम रही। आज एनसीपी और शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी मीडिया को दी। शिवसेना और एनसीपी इत्तेहाद 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कुछ मजबूरी हो सकती है अपनी अंदरूनी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुत ही ठीक तरीके से चल रही है, एक आदर्श सरकार है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि गोवा में भी प्री पोल अलायंस हो गए। महाराष्ट्र में पोस्ट पोल अलायंस हुआ है, गोवा में प्री पोल अलायंस हो जाए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। और हमने और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी, पवार साहब हो, प्रफुल्ल पटेल साहब हो, सभी ने कोशिश की, उद्धव ठाकरे साहब ने कोशिश की। मेरी यहाँ बहुत बैठकें हुई है उनके बड़े नेताओं से, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कल भी कहा और आज भी कहता हूं कि उनको शायद लगता होगा कि अपने बल पर वो सरकार बनाएंगे, तो हम उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और एनसीपी और शिवसेना ने ये निर्णय लिया है कि गोवा में हम दोनों
एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जरूर प्रफुल्ल भाई ने जो कहा कि हम 40 सीट पर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जितने हम सीटें लड़ रहे हैं उसमें से जरूर हम सीटें जीतेंगे और हमारे सिवाय सरकार नहीं बनेगी, उसका हमें पूरा विश्वास भी है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मौसम में वादों और दावों की झड़ी लगी है। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव भी वादों की बौछार की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना फिर शुरू करने का ऐलान किया। अखिलेश ने दावा किया कि इस योजना से गरीबों को फायदा होगा। समाजवादी पेंशन योजना के तहत 18,000 रुपए सालाना जरूरतमंदों के खातों में मुंतकिल किए जाएंगे। अखिलेश का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अवाम बदलाव चाहते हैं। अखिलेश ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वो आजमगढ़ के अवाम से इजाजत लेकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी में शमूलियत पर अपर्णा यादव को मुबारकबाद दी। पहले ये योजना जो समाजवादी पेंशन योजना थी, वो साल में 6,000 रुपए मिलते थे और लगातार बुंदेलखंड का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाजवादी पेंशन से जोड़ा न गया हो। इसी तरह मुझे याद है कभी कभी मैं जब टीवी में देखता था कि कोई खबर ऐसी है जहां पर गरीब परिवार के साथ संकट या परेशानी में है, तो उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करके उन परिवारों की मदद की जाती थी। इसी तरह बनारस में मुझे याद है मुसहर बिरादरी के लोगों की खबर मैंने टीवी पर सुनी थी और उसको जब मैंने देखा तो जिस जर्नलिस्ट ने वो खबर बनाई थी उस जर्नलिस्ट से मैंने बात की। उसने कहा कि मैंने तो कम दिखाया है, लेकिन इससे ज्यादा हालत खराब है मुसहर बिरादरी के लोगों की। उसी समय वहां के जिलाधिकारी जो मौजूद थे बनारस के, मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि इन परिवारों को समाजवादी लोहिया आवास से जोड़ करके और सभी परिवारों को जो महिलाएं गरीब हैं इनको समाजवादी पेंशन देने का काम हो। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई। अपर्णा आज बाकायदा बीजेपी में शामिल हुई हैं, लेकिन उनके साबिका बयानों के तनाजुर में अगर देखा जाए तो वो पहले बीजेपी में जाने का मन बना चुकी थी। अपर्णा यादव कई बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ कर चुकी हैं। उन्होंने राम मंदिर के लिए 11,11,000 रुपए का चंदा भी दिया था। अपर्णा यादव दत्तात्रेय हुस्बुले के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की थी। प्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो,
चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत मैं मानता हूं प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वो अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की आवाम समझदार हैं, वो कभी भी बदउनवानी को फरोग नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दागियों और बागियों की मदद से चौधरी बनने की जंग चल रही है। बताएं आपको, हम दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जंग चल रही है। अब दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जिस पार्टी में और जिन पार्टियों में जंग चल रही हो, आप देख रहे हो, कोई जो है उत्तर प्रदेश में कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है और उनको लगता है कि हम विपक्ष का चौधरी बन जाएं। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश में बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में फिर से कभी भी किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश की जनता ना कमीशन को, ना करप्शन को, ना कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगी, ना उसके इर्द गिर्द सत्ता को आने देगी। और आज इस बात का एहसास उन विपक्ष के चौधरी बनने की जो चौधराहट कर रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास है। इसलिए देखिए आप कि कहाँ से आकर के और विपक्ष की चौधराहट की चूचू के मुरब्बे जैसी जो है वो चाल चल रहे लोग। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त बीजेपी ने जारी कर दी है। फहरिस्त में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, मुख्तार अब्बास नकवी, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ समेत 30 नाम हैं। फहरिस्त में मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में चुनाव होंगे। 11 अजला की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होगी। यूपी असेंबली इंतखाबात पर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक रोड मैप तैयार किया है, हम लोग एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। अपोजिशन में अगर कोई बेहतर मुतबादिल है तो वो कांग्रेस है। नेता सचिन पायलट उनसे बात करते हैं। सर, आज आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है पूरे देश भर में, किस मसले को लेकर आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? और आज आप यूपी जा रहे हैं, बनारस में। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हैं बहुत जल्द और मैं समझता हूँ ज़रूरत है देश को सुनने और समझने के लिए कि किस प्रकार का शासन भाजपा ने दिया है केंद्र सरकार के माध्यम से और जिन राज्यों में उनकी सरकार है। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कहते हैं कि डबल इंजन की गाड़ी है। लखनऊ दिल्ली में दोनों पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की है पिछले 5 साल से। लगातार जो अंदर का खिंचाव है भाजपा में यूपी में वो सामने आ रहा है और जो शासन दिया है
हर वर्ग को पीड़ित किया है और जानबूझ के किया गया है। और उसके बाद हजारों करोड़ रुपए खर्च कर आप इश्तेहार देते हैं कि हम सुशासन दे रहे हैं, लेकिन दलितों का, महिलाओं का, किसानों का, नौजवानों का क्या हाल देश में सब देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा अंत में जाके राजनीति करती ध्रुवीकरण की, और इसीलिए जो मुख्यमंत्री महोदय हैं बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनके 5 साल के कार्यकाल में जो जो कांड हुए, आज तक जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बेटे पर आरोप लगे हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का शासन चला है, एक तरफा चला है, और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा राज्य है और वहां पर इतने वादे किए थे, आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, किसान की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, नौजवान को रोजगार का वादा किया था, और महंगाई जो आसमान छू रही है अभी भी भाजपा के साथी बोलते हैं कि ये कांग्रेस की वजह से हो रहा है। 7 साल से यहाँ सरकार में रहे, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, एक खौफ और नफरत का माहौल बना हुआ है। लेकिन सर करीब 30 साल से अधिक का समय हो गया है, कांग्रेस वहां पे सत्ता में नहीं है, तो कांग्रेस को आप किस रूप में देखते हैं? इस बार के चुनाव को अगर कैसे देखते हैं आप? ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत लंबे समय से हम लोग सत्ता में उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन जो 5 साल का, पिछले 4.5 साल का कार्यकाल रहा योगी सरकार का, उसमें हर मुद्दे पर मुखर होकर अगर कोई विपक्षी दल सामने आया, सड़कों पर गया, जेलों में गया, तो कांग्रेस कार्यकर्ता थे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तो चुनाव के समय आज दिख रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पिछले 4.5 साल से सड़कों पर संघर्ष करना, धरने देना, पदयात्राएं करना, उस शासन के खिलाफ आवाज को बुलंद करना, पब्लिक की आवाज को सड़कों पर लेकर आना, इस काम को कांग्रेस पार्टी ने किया है। जितने भी कांड हुए, हाथरस का है, लखीमपुर खीरी का है, जहां जहां भी मौका मिला वहां पर जाके गरीबों का हाथ पकड़ने का काम प्रियंका गांधी ने किया है। और प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी ने एक रोड मैप तैयार किया है कृषि के लिए, महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए प्रियंका जी ने किया है। तो हम लोग एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं और जनता के सामने पेश कर रहे हैं। अंतिम निर्णय पब्लिक को करना है, लेकिन ये बात सच है कि विपक्ष में अगर कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव है तो कांग्रेस है। न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश के 2022 के असेंबली इंतखाबात में जहां लोग जात पात की बुनियाद पर टिकट तकसीम किया जा रहा है, वहीं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी 50 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह से खुसूसी बातचीत की। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी जंग का ऐलान हो गया है। सभी सियासी दल जात के आधार पर तो कोई धर्म के आधार पर प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आप लोग राजनीति को देखते हैं, और मालूम पड़ा है कि आप लोग भी इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, किस तरह से की क्या तैयारियां? राष्ट्रीय विकलांग पार्टी विकलांग व्यक्तियों को, विधवा, महिला, किन्नर, इस सभी समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके बारे में कोई भी राजनीतिक पार्टी बात नहीं करती है, ध्यान नहीं देती है, उनको राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी देने की बात नहीं करती है, तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी उनकी बात करके, उनको साथ लेकर के चुनाव मैदान में है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है। अभी हमने पहले लिस्ट 8 प्रत्याशियों की जारी की है, जो 5 जिलों से हैं। उसमें बांदा है, जालौन है, सीतापुर है, हरदोई है, कानपुर है, उन्नाव है। तो कभी कोई खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।